स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन मिडेवल हिस्ट्री की लास्ट क्लास में हमने बात की थी बादशाह औरंगजेब की। वहाँ पर हमने आपको उसके सारे क्वेश्चन करा दिए थे, काफ़ी सारे फैक्ट्स भी आपको बताए थे और क्लास के एंड में औरंगजेब के समय पर कौन कौन से विद्रोह हुए थे उनके बारे में भी आपको अलग से बताया था और लिखा भी दिया था। वहाँ तक की सभी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। अब देखिए, हम मुग़ल काल के जितने इम्पोर्टेंट बादशाह थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास से मुग़ल काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है और वो है आपका, सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे मुग़ल काल के प्रशासन की। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे मुग़ल काल का प्रशासन। शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ। मुग़ल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके पास, ए अहर के नाम से, ऑप्शन बी है विश्यास के नाम से, ऑप्शन सी दिया है सूबा के नाम से, या ऑप्शन नंबर डी सरकार के नाम से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी सरकार के नाम से। तो देखिए, मुग़ल काल जब था तो उस समय जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। और फिर यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे ऊपर प्रांत होता था जिसे सूबा कहते थे, फिर जिला आता था जिसे सरकारों में बांट दिया जाता था, और सरकार को फिर परगना या महल में विभाजित किया जाता था। देखिए, यहाँ पर हम आपको एक बार बता देते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से कि किस प्रकार से मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था कार्य करती थी। तो देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर हुआ करता था प्रांत। क्या हुआ करता था? प्रांत। प्रांत इसे आप क्या बोलते हैं? प्रांत को कहा जाता था सूबा। क्या कहा जाता था? प्रांत को सूबा। प्रांत के बाद क्या आता है? प्रांत के बाद आया करता था जिला। क्या आता था? प्रांत के बाद आया करता था जिला। जिले को क्या कहा जाता है? तो जिले को कहा जाता था सरकार। अभी हमने आपको बताया और हमारा क्वेश्चन भी यही था, जिले को सरकार कहा जाता है। और उसके बाद जो ये सरकार थी, इसको फिर आगे बांट दिया जाता था परगना या महल में। तो देखिए, जिला जो है यानी सरकार, इसको किस में बांटते थे? इसको परगना या महल में इसे आगे जाकर फिर विभाजित किया जाता था। तो मोटे तौर पर यदि आप देखें कि किस प्रकार से सिस्टम चलता था, तो उसमें आपको ये सिस्टम याद रखना है कि मुग़ल काल में सबसे ऊपर प्रांत होता था जिसे सूबा कहते थे, फिर जिला होता था जिसे सरकार कहते थे, और फिर सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। फिर देखिए, इसमें इन सब के अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे, जैसे कि सरकार यानी कि जिले के प्रमुख अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे? अमलगुजार, फौजदार, काजी, कोतवाल, उन सभी के बारे में हम आगे अलग से पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न की। मुग़ल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा यानी कि प्रांत कई सरकारों अर्थात जिलों में बटा होता था और सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। तो इसी चीज़ को आप इस फ्लो चार्ट से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुग़ल काल में जनपद अर्थात जिला क्या कहलाता था? ऑप्शन है आपके पास, ए इख्ता कहलाता था, ऑप्शन बी है सरकार कहलाता था, ऑप्शन सी है आपके पास तर्फ कहलाता था, या ऑप्शन नंबर डी सूबा कहलाता था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी सरकार। जिले को क्या कहते थे? सरकार कहते थे। और सूबा किसे कहते थे? तो सूबा कहते थे एक पूरे प्रांत को। अगला प्रश्न देखते हैं, मुग़ल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? ऑप्शन है आपके पास, ए शहनाए पील, ऑप्शन बी दिया गया है मीर बख्शी, ऑप्शन सी है वजीर, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सवाहे निगार। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुग़ल काल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर जो है वो सेना का प्रधान हुआ करता था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी जो है वो सेना का प्रधान हुआ करता था। तो देखिए, मुग़ल काल में मीर बख्शी कौन हुआ करता था? सैन्य विभाग का जो प्रधान हुआ करता था। इसके बारे में हमने आपको बात बताई भी थी कि ये
प्रमाण पत्र जो होता था जिसे सरखत कहते थे उस पर हस्ताक्षर करता था, और सैनिकों का मासिक वेतन भी ये डिसाइड किया करता था। इसके कार्य क्या होते थे, तो देखिए इसके कार्य हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता था, यानी प्रमाण पत्र क्या था, उसका नाम था सरखत। तो देखिए यहाँ पर याद रखिए, सरखत यानी एक प्रकार का प्रमाण पत्र। सरखत पर हस्ताक्षर इसके ही हुआ करते थे, और इसके अलावा क्या करता था, सैनिकों का वेतन, सैनिकों का जो वेतन है वो भी यही निर्धारित करता था। सैनिकों का वेतन निर्धारित करने का काम भी मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा घोड़ों को दागने का काम, घोड़े दागने का कार्य भी इसके द्वारा ही किया जाता था। इसके अलावा जो मनसबदार होते थे उनकी नियुक्ति, तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये, मनसबदारों की नियुक्ति जो है वो भी इसके ही हस्ताक्षर के बाद में हुआ करती थी। तो ये सभी जो हैं किसके कार्य थे, ये सभी मीर बख्शी के कार्य हुआ करते थे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था किसमें, आपके जो उस समय का मुगल व्यवस्था थी प्रशासन की उसमें। तो देखिए अब यहाँ पर भी हम यदि इसके बारे में चर्चा करें तो क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे आया करता था। तो देखिए काफ़ी एक जो मेन व्यवस्थाएं थीं उन्हें कौन देखा करता था, मुगलों की मेन व्यवस्थाओं को, तो वो देखा करता था मीर बख्शी, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। इसके अलावा ये भू राजस्व अधिकारियों का भी पर्यवेक्षण किया करता था। तो देखिए एक पॉइंट और आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, एक कार्य और क्या था इसका, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। ये भी किसके जिम्मे आता था, ये भी आपके मीर बख्शी के ही जिम्मे आया करता था। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर, और देखिए अब इसे थोड़ा जूम भी कर लेते हैं यहाँ पर। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था, ऑप्शन है आपके पास, ए किसानों से टैक्स वसूलना, ऑप्शन बी दिया है आय व्यय का लेखा रखना, ऑप्शन सी है न्याय देना, या फिर ऑप्शन डी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने आपको जस्ट लिखाया ही है कि मीर बख्शी जो है वो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण किया करता था। इसके अलावा आपको हमने बताया कि सैनिकों के वेतन भत्ते भी यही तय किया करता था, और इसके अलावा इसके और भी काम हुआ करते थे, जैसे कि और क्या क्या कार्य मीर बख्शी के द्वारा किए जाते थे हमने अभी आपको बताया। घोड़ों को दागना भी उसका कार्य था, मनसबदारों की नियुक्ति पर हस्ताक्षर भी मीर बख्शी के द्वारा ही किए जाते थे। देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। इसके अलावा सर जादूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी यानी पे मास्टर कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन किया करता था। कौन कौन से अधिकारी थे, क्या करते थे, उनको भी हम आपको अलग से पूरे अच्छे तरीके से लिखाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए यानी असर्शन और दूसरे को कारण आर यानी रीजन कहा गया है। अभिकथन ए है,
मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण आर इसका दिया है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दिया है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी दिया गया है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो देखिए, अब दोनों कथनों को एक बार पुनः देखते हैं और फिर इस उत्तर पर पहुंचेंगे। अभी कथन ए क्या कहता है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। तो देखिए, यह आपका कथन जो है बिल्कुल सही है। एक प्रकार से सैनिक राज्य ही था मुगल साम्राज्य। कारण क्या दिया गया है इसका, आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ये कारण भी इसका एकदम सही है। देखिए, जो मुगल साम्राज्य था वो एक तरीके से कैसा साम्राज्य था, यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो केंद्रीकृत, इसके अलावा राजतंत्रात्मक और निरंकुश था। निरंकुश और राजतंत्रात्मक, यानी कि अब इस देखिए, ये तीनों चीज़ों के लिए आपको मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की एकदम सही व्याख्या करता है। और यहाँ पर देखिए, यदि आप देखें तो जितने भी मनसबदार थे उनको भी सेना दी गई थी। वो सभी मुगल साम्राज्य के लिए सेना बनाकर रखते थे और एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी मुगल साम्राज्य की, मुगल बादशाहों की, जिसके बदौलत वो अपना शासन चलाया करते थे। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो देखिए, यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब आप इसे डेप्थ में जाके पढ़ते हैं तब आपको ये फैक्ट एकदम सही भी मालूम होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, ए बर्नियर को, ऑप्शन बी है करेरी को, ऑप्शन सी दिया है मनुची को और ऑप्शन डी है आपके पास टेवरनियर को। अब देखिए, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ पर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, जो विदेशी यात्री निकोलो मनुची था उसको मुगल सेना में एक चिकित्सक के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये किसकी सेना में हुआ करता था, तो मनुची जो है वो दारा शिकोह की सेना में हुआ करता था। किसकी सेना में था, ये दारा शिकोह की सेना में हुआ करता था और उसकी सेना में ये तोपची भर्ती हुआ था। क्या था, दारा शिकोह की सेना में ये तोपची था, बाद में जाकर के ये चिकित्सक बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं क्या कहा गया है। तो देखिएगा, निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। तो देखिए, पहले ये क्या था, वही चीज़ हमने आपको भी अभी बताई थी कि दारा शिकोह की सेना में ये तोपची हुआ करता था। जब 1659 में दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद निकोलो मनुची जो है वो क्या बन जाता है, वो डॉक्टर का प्रोफेशन अपना लेता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, पहला है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, दूसरा जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, तीसरा सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, और चौथा है विकल्प, चौथा कथन है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से ऑप्शन दिए गए हैं, ए पहला, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी है
दूसरा और तीसरा सही है और ऑप्शन डी दिया गया है पहला और चौथा सही है। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखिए एक बार इसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है कि अहदी व घुड़सवार कौन से सिपाही हुआ करते थे। पहला है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, तो यह आपका बिल्कुल सही कथन है। ये वो सैनिक थे जो अपनी सेवाएं जो हैं एकाकी प्रदान किया करते थे, यानी कि ये किसी भी मनसबदार के अंतर्गत नहीं आते थे, ये सीधे बादशाह के अंडर में हुआ करते थे। दूसरा, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, तो यह बिल्कुल सही है, किसी भी मनसबदार या किसी और सरदार के अंडर में नहीं होते थे, सीधे बादशाह के अंडर में होते थे। और तीसरा, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, यानी वही उनका कमांडिंग ऑफिसर था, तो यह भी आपका एकदम सही है। फिर चौथा है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, तो देखिए हमने अभी बताया कि अहदी व घुड़सवार कौन से सिपाही हुआ करते थे, जो अपने आप को किसी से ही संलग्न नहीं किया करते थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा कथन इनके बारे में सही है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है। अब यहाँ पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं इनके बारे में क्या कहा गया है। तो देखिएगा, मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे, जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य किया करते थे। कौन? अहदी। अहदी यानी कि एनएसजी कमांडो हो गए। फिर देखिए, यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। जैसे कि कई बार सीएम और उनकी सिक्योरिटी में भी भेज दिया जाता है कमांडोज को। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये तक का ही वेतन दिया जाता था। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। आप सोचिए, आज के ज़माने में भी 500 रुपये की वैल्यू है, तो उस समय पर 500 रुपये की कितनी वैल्यू रही होगी। और उस समय इनकी जो सैलरी थी वो 500 रुपया, आपको उसके साक्ष्य मिलते हैं। और जो नॉर्मल घुड़सवार हुआ करते थे उनके 12 और 15 रुपये ही उनकी सैलरी देखने को आपको मिलती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, फिर हम चर्चा भी करेंगे जो सैन्य प्रशासन था उसके ऊपर अच्छे से। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहज्जिब था। ऑप्शन है आपके पास, ए सेना अधिकारी, ऑप्शन बी है विदेश विभाग का मुख्य, ऑप्शन सी दिया है लोक आचरण अधिकारी, और ऑप्शन नंबर डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था मुहज्जिब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सीधे सीधे पूछा जा सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी कंफ्यूज भी करते हैं। हमने आपको कल ही पढ़ाया था मुहज्जिब की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति की गई थी? तो इसकी नियुक्ति औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था। किसको? मुहज्जिब को। अब देखिए यहाँ पर मुगल प्रशासन में मुहज्जिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान हुआ करता था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वैश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। और उसके बाद औरंगजेब आता है जो इस अधिकारी की नियुक्ति करता है और उसको ये काम देता है कि वो लोगों के आचरण पर नज़र रखे, कोई भी व्यक्ति जो है इस्लाम विरोधी आचरण करता हुआ ना पाया जाए। अब देखिए यहाँ पर हम उस समय का जो सैन्य प्रशासन हुआ करता था उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं सैन्य प्रशासन की। देखिए इंपॉर्टेंट है, मुगल काल का
सैन्य प्रशासन। यहाँ पर जो सेना थी वो दो भागों में बांटी गई। देखिए ये जो सेना है इसको आप दो भागों में यहाँ पर मुगल काल में बांट सकते हैं। पहला है आपका केंद्रीय सेना। पहला क्या है? केंद्रीय सेना, जो डायरेक्ट बादशाह के पास होती थी। और दूसरी आती है आपकी प्रांतीय सेना। दूसरी कौन सी आती है? प्रांतीय सेना, जो किसके पास? मनसबदारों के पास हुआ करती थी। जो केंद्रीय सेना थी उसको कहते थे अहदी। क्या कहते थे? अहदी। और जो प्रांतीय सेना हुआ करती थी उसको दाखिली कहा जाता था। क्या कहते थे? दाखिली। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान से समझिएगा। ये आपसे प्रीलिम्स मेंस कहीं भी पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब ये जो अहदी थी ये भी दो प्रकार की हुआ करती थी। इसमें एक तरफ तो आपको सवार सेना मिलेगी जो घोड़ों पर, हाथियों पर सवार हुआ करती थी। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर आपको सवार सेना मिलेगी और दूसरी ओर इसमें आपको क्या मिलेगी? पैदल सेना मिलेगी। और दूसरी आपकी पैदल। तो एक तरफ सवार सेना, दूसरी तरफ पैदल। अब देखिए इनका भी विभाजन था। आगे जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरे डिटेल से पढ़ें। सवार जो थी, इसको देखिए, यदि सवार को देखें, देखिए यहाँ पर आप इसे आगे कंटिन्यू कीजिएगा। सवार में एक हुआ करते थे बरगीर। एक सेना थी जिसे सवार में भी बरगीर कहा जाता था। इनको हथियार राज्य दिया करता था। देखिए हथियार राज्य देता था। अब देखिए आपको इतने डिटेल में बताया जा रहा है कि यदि यहाँ भी जाके आपसे पूछ ले कि बरगीर कौन सी सेना होती थी तो आप बता सकते हैं सवार सेना, जिसको हथियार राज्य उपलब्ध करवाता था। फिर एक हुआ करते थे इसमें सिलेदार। सवार सेना में एक कौन हुआ करते थे? एक हुआ करते थे सिलेदार। सिलेदार वो हुआ करते थे जो स्वयं के हथियार रखते थे। राज्य इनको हथियार नहीं देता था, ये स्वयं के हथियार इनके पास हुआ करते थे। इसी प्रकार से पैदल सेना को विभाजित किया था। पैदल सेना में कौन कौन से दो भाग थे? तो देखिए पैदल सेना में एक आपके अहशाम सेना हुआ करती थी। कौन सी? अहशाम। तो देखिए अहशाम सेना वो है जो युद्ध सैनिक हुआ करते थे। पैदल युद्ध सैनिक जो युद्ध लड़ते थे। और एक हुआ करती थी सेहबंदी सेना। पैदल में एक कौन सी हुआ करती थी? एक हुआ करती थी आपकी सेहबंदी। सेहबंदी कौन हुआ करते थे? ये मालगुजारी वाले सैनिक हुआ करते थे। ऐसे समझिए इसको। देखिए यदि हम आपको समझाएं तो अहशाम तो जो है आज के समय की आर्मी हो गई जो वॉर में लड़ेगी, और सेहबंदी कौन हो गई? आज के समय की पुलिस हो गई जो शांति के काल में पूरे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी। इस प्रकार से इसने पूरा विभाजन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से बताया है कि मुगल प्रशासन में किस प्रकार से सैन्य प्रशासन चला करता था। तो सबसे पहले याद रखिए सेना को दो भागों में बांटा। कौन कौन सी? अहदी और दाखिली। अहदी कौन सी? केंद्रीय सेना, और दाखिली प्रांतीय सेना हुआ करती थी। फिर अहदी की यदि हम बात करें तो इसे दो भागों में बांटा। आगे कौन कौन से? सवार और पैदल में। सवार को भी दो भाग, बरगीर जिन्हें हथियार राज्य दिया करता था, और सिलेदार जिनके पास स्वयं के हथियार हुआ करते थे। पैदल सेना के भी दो भाग, एक अहशाम यानी कि जो युद्ध में लड़ा करते थे आर्मी, और एक सेहबंदी जो कि मालगुजारी के समय काम आते थे यानी कि पुलिस एक तरीके से हो गई। तो यहाँ से आपको मुगल काल की अब सैन्य प्रशासन व्यवस्था अच्छे से स्पष्ट हुई होगी, आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होगा, और जितना डीप में से बताया जा सकता है वो आपको बताया गया है। इससे डीप आपको क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा
खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, ऑप्शन है आपके पास, ए सेना में भर्ती की जा सके, ऑप्शन बी है राजस्व संग्रह में सुविधा हो, ऑप्शन सी दिया गया है धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, और ऑप्शन डी है साफ सुथरा एक प्रशासन लागू हो सके। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर हम आपको मनसबदारी व्यवस्था को अच्छे से समझाएंगे। जब इसका जिक्र हुआ था अकबर के वाले चैप्टर में, तो वहाँ हमने आपसे कहा था कि आगे जब प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो आपको डिटेल से समझाया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसके लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें मनसबदारी प्रथा की, तो ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो देखिए, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ भी लिखा देते हैं। इसको प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फिर दूसरी चीज़ कहाँ से ली गई? तो देखिए, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ से ली? तो ये ली थी मंगोलों से। मंगोलों से अकबर ने ये भारत में लाई थी, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया था। इसमें क्या किया था? तो देखिए, सभी अधिकारियों को उसने मनसब प्रदान किए। और एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा कि ये दशमलव पद्धति पर आधारित थी, डेसिमल सिस्टम पर। किस पर? तो देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में पूछा जाता है। यह पद्धति दशमलव पद्धति, यानी कि डेसिमल सिस्टम पर आधारित थी। फिर यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, इसमें क्या हुआ करता था, इसमें मनसब से जो है पता चलता था कि कितने बड़ा ये अधिकारी है और कितना कम अधिकारी है, किस लेवल का अधिकारी है। इसकी यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे छोटा मनसब, देखिए फैक्चुअल चीज़ें पहले देखते हैं। देखिए, सबसे छोटा मनसब कितने का हुआ करता था? तो देखिए, सबसे छोटा मनसब हुआ करता था 10 का, यानी 10 सैनिक इसके अंडर में हैं। जबकि यदि हम बात करें सबसे बड़े मनसब की, देखिए सबसे बड़ा मनसब कितने का हुआ करता था? सबसे बड़ा मनसब हुआ करता था 10,000 का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा मनसब कितने का? 10 का, और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का। फिर इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि 5,000 से अधिक का मनसब, 5,000 प्लस का मनसब केवल शाही परिवार के लोगों को, किसको दिया जाता था? केवल शाही परिवार के लोगों को, यानी कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको 5,000 से अधिक का मनसब दिया जाता था। फिर यदि हम बात करें तो देखिए, इसमें क्या हुआ करता था? तो यदि किसी के पास 10 से 500 का मनसब है, 10 से 500 का है, तो उसे क्या कहते थे? उसे कहा जाता था मनसबदार। क्या कहते थे उसे? उसे कहते थे मनसबदार। फिर 500 से 2,500 तक का यदि किसी को मनसब दिया गया है तो उसे कहा जाता था अमीर। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे, याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर यदि हम बात करें तो 2,500 से जब अधिक का हो जाता था, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, 2,500 प्लस का जब मनसब हो जाए तो उसे कहते थे उमरा। क्या कहते थे? उसे उमरा कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। फिर आगे जाकर के 1593 में मनसब को 2 भागों में बांट दिया गया। मनसब को 2 भागों में बांटा। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो मनसब, देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे, थोड़ा सी जगह कम है पर इसे लिखते हैं।
मनसब दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में बंटता है मनसब आगे जाके? तो आगे जाकर ये जात और सवार में, एक जात और दूसरा सवार। तो देखिए सवार से तो आपको समझ में आ रहा होगा, सवार अर्थात क्या हो गया? सवार अर्थात हो गया कितने की सैनिक संख्या है। ये तो सवार बताता था। और जात से आपको क्या पता चलता था? जात से आपको पद व वेतन का अंदाजा लगता था। देखिए यदि किसी के बारे में कहा जाए कि 2500 की जात और 5000 का सवार, यानी कि 2500 के बराबर का पद है और 5000 के बराबर की इसकी सैनिक संख्या है, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। तो देखिए ये पूरी कहानी है जो आपको याद रखनी है मनसबदारी सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसके को छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। और दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन लागू करना ही था। अब इसके बारे में आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं मनसबदारी सिस्टम के बारे में? तो देखिए सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि इसे किसने प्रारंभ किया था? अकबर के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। फिर कहाँ से ली थी उसने? मंगोलों से ली थी। किस पद्धति या किस सिस्टम पर आधारित थी? दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम पर आधारित थी। सबसे छोटा मनसब 10 का हुआ करता था, सबसे बड़ा 10,000 का। 5,000 से अधिक का मनसब किसको दिया जाता था? सिर्फ शाही परिवार के सदस्यों को। लेकिन इसके अपवाद भी रहे हैं, जैसे राजा मान सिंह, उसके पास 7,000 का अपवाद था। मिर्जा अजीज कोका 7,000 का। जहांगीर के पास 12,000 का। फिर हमने आपको बताया जिनके पास 10 से 500 का मनसब हुआ करता था वो मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2,500 का होता था वे अमीर, और 2,500 से ज़्यादा का मनसब वाले उमरा कहलाते थे। फिर 1593 में जो है मनसब को दो भागों में बांटा गया, एक में जात और सवार। जात से पद और वेतन का पता चलता था और सवार से उसके पास कितनी बड़ी सेना है इसका अंदाजा लगा करता था। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनसबदारी सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, इसमें 33 वर्ग थे। ऑप्शन बी है, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। ऑप्शन सी दिया है, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। और ऑप्शन डी है, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उनका सवार पद जो है वो जात पद से अधिक कभी भी नहीं हो सकता था। तो देखिए एक फैक्ट यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा कि सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। देखिए यहाँ पर सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था, यानी कि वो अपने पद से ज़्यादा की सेना नहीं रख सकता था। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। फिर हमने आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें और बताई थी, उनको देखिए यहाँ भी हम आपको बता देते हैं एक बार पुनः। जैसे हमने जहांगीर जब आपको पढ़ाया तो वहाँ पर आपको बताया था कि जहांगीर ने इसमें क्या प्रारंभ किया था? जहांगीर ने इसमें दू अस्फा और सी अस्फा चालू किया था। क्या प्रारंभ किया था? दू अस्फा और सी अस्फा प्रारंभ किया, और सी अस्फा प्रारंभ किया। दू अस्फा में क्या था? इसमें दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, ये हमने आपको पढ़ाया था। यदि आपने हमारी क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको ये बिल्कुल याद होगा। दुगने घोड़े। और सी अस्फा में तिगुने घोड़े।
ये उसने चेंज किया था, इसमें आपको हमने बताया है। इसके अलावा औरंगजेब के समय जो है सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, और क्या क्या फैक्ट हैं कि इसमें 33 वर्ग हुआ करते थे, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या कहा गया है। तो देखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, शर्त के साथ उन्हें पद दिए जाते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में, जिससे जात के आधे सवार रखने की अपेक्षा थी उसे दूसरी कोटि में, और जिसे जात के आधे से भी कम सवार रखने अपेक्षित थे उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास इनमें बांटा जाता था कि साहब ये फर्स्ट क्लास, जैसे समझिए ये IAS है, फिर ये RAS है, और फिर उससे भी नीचे वाली कैटेगरी की जो जॉब्स हैं उनमें बांटा जाता था। आगे देखिए, सवार पद जात पद से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नत सोपान पर प्रवेश करके अमीर या अमीर उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा करते थे। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक फिक्स सिस्टम था कि आपको जो है सबसे निचले लेवल से स्टार्ट करना होगा, और फिर आप जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उस प्रकार से आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। यानी आपको भर्ती तो कांस्टेबल के तौर पे ही होना पड़ेगा, आप अच्छा करते जाएंगे तो आप DG तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था उस समय हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। आगे देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। दूसरा कथन, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। तीसरा है, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और चौथा है, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। ऑप्शन है आपके पास A, चारों कथन सही हैं। ऑप्शन B है, चारों कथन गलत हैं। ऑप्शन C दिया गया है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है। और चौथा है, केवल पहला और तीसरा सही है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके इन कथनों को पुनः देखते हैं क्या क्या कथन है। तो पहला कथन है आपके पास, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। मनसबदारी सिस्टम के बारे में 1593 में ये विभाजन किया गया था। इसके बारे में हमने आपको बताया था, 40वां वर्ष था अकबर के शासनकाल का, तब ये व्यवस्था लागू की गई कि जात और सवार पद में बांटा गया। फिर आगे देखते हैं अगला कथन क्या कहता है। देखिए अगला कथन है, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, यानी जो बन गया फिर उसका बेटा इस प्रकार से बनते जाएंगे। तो यह आपका गलत है, ऐसा नहीं था। तीसरा क्या कहता है, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। यह बिल्कुल सही है। 3 वर्ग कौन कौन से थे अभी हमने आपको बताया। तो देखिए, एक तो ऐसे हुआ करते थे कि जो अपनी जात या व्यक्तिगत दर्जे के बराबर की सवार सेना रखते थे, फिर वो फर्स्ट कैटेगरी में यानी IAS हो गए। फिर जो अपनी जात के आधे रखते थे वो RAS सेकंड कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी जो आधे से भी कम रखा करते थे, सरकारी मास्टर टाइप मान लो। फिर चौथा है यहाँ पर, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो यह आपका क्या है, यह आपका गलत है। इन्हें वेतन जो है वो किस रूप में दिया जाता था, या तो नगद या जागीर के रूप में। तो देखिए इनका वेतन जो है या तो नकद हुआ करता था या फिर इन्हें जागीर दी जाती थी। इन 2 रूप से इनका वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही हुआ और तीसरा कथन, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। केवल पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा भी कर लेते हैं डिटेल से। यहाँ पर क्या कहा गया है, तो देखिए मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है, तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, हम आपको बता ही चुके हैं। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के 2 पदों को आरंभ किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था।
मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखा करते थे, घुड़सवार रखा करते थे। फिर दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। फिर तृतीय श्रेणी के आ गए वो मनसबदार जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम हुआ करती थी। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे, इन्हें वेतन, नकद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। तो देखिए यही सारे फैक्ट्स आपको बताए गए हैं और पिछले 2-3 क्वेश्चन में हमने प्रॉपर जो डिस्कशन है वो आपके मनसबदारी व्यवस्था पर ही किया है, तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आई होगी। इस पर हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं, वो फैक्ट्स आपको यहाँ जरूर याद रखने हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए इसमें। तो अब आपको मनसबदारी व्यवस्था जो है, हमने आपसे कहा भी था जब अकबर पढ़ा रहे थे कि ये आगे आएगी, आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो अब आपको उम्मीद है कि वो काफ़ी अच्छे से क्लियर भी हुई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है या अंतर हैं? पहला कथन है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार हुआ करते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा कथन है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ऑप्शन दिए हैं आपको, ए केवल पहला सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा कथन सही है। आगे देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं और ऑप्शन डी है ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा चुका है और देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कभी भी ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, बहुत ही डेप्थ से जाकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले दोनों कथनों को एक बार पुनः देखते हैं जिससे ये आपको अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए पहला कथन क्या कहता है, पहला कथन आपसे कह रहा है जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार हुआ करते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई भी दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो देखिए ये जो आपका कथन है ये है आपका गलत, ऐसा नहीं था। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो जागीरदार कौन थे, तो देखिए जागीरदार हुआ करते थे वो मनसबदार जिनको जागीर मिला करती थी। जागीरदार कौन थे, जागीरदार थे मनसबदार ही थे ये, जिनको जागीर मिलती थी। जिनको क्या मिलता था, जिनको वेतन के तौर पर जागीर मिला करती थी। तो उन्हें जागीर मिलती थी इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, इसलिए उन्हें कह दिया जाता था जागीरदार, उन्हें जागीरदार कहते थे। फिर ये जो जागीरदार हुआ करते थे ये जो है इन्हें न्यायिक और प्रशासनिक दायित्व जो निर्वहन करना होता था उनकी एवज में इन्हें भूमि आवंटन मिला करता था। जागीर अर्थात भूमि आवंटन ही तो हुआ, तो इनको भूमि आवंटन दिया जाता था, इनको भूमि दे दी जाती थी और इनके जितने भी अधिकार थे या जो भी इनके पास पावर हुआ करती थी वो इनके सेवा काल तक ही हुआ करती थी। जबकि यदि हम बात करें तो जमींदार जो हैं वो पहले से चले आ रहे बहुत बड़े जो ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे वो कौन कहलाते थे, वो जमींदार कहलाते थे। और जमींदार क्या किया करते थे, तो जमींदार जो है वो भू राजस्व का संग्रहण करके राज्य को दिया करते थे, जिसके बदले में उनको कुछ हिस्सा जो है तनख्वाह के तौर पर मिलता था। और जमींदार जो हैं वे आपके वंशानुगत भी होते थे। तो देखिए अब दूसरा कथन क्या कहता है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के पास राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। यह भी कथन आपका गलत है। तो देखिए जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत नहीं होते थे, जबकि
जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। तो ये आपका उल्टा कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर दोनों में से ही एक भी कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर दोनों में से एक भी कथन सही नहीं है। तो अब इसे यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला ही और ना ही दूसरा, इन दोनों में से कोई भी आपका सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मुगल काल की राजस्व व्यवस्था के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे आपके राजस्व व्यवस्था पर। मुगल काल की जो राजस्व व्यवस्था हुआ करती थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रमुख सोर्स क्या था, यानी प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था राजस्व का। तो देखिए मुगल काल में भी जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था? वो था आपका भू राजस्व। ये प्रमुख सोर्स हुआ करता था। फिर अकबर वो व्यक्ति था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई और इलाही गज का प्रयोग किया। फिर इन्होंने क्या किया? भूमि को 4 भागों में बांटा। भूमि को 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग थे देखते हैं। सबसे पहला भाग था पोजल भूमि, नाम याद रखिएगा इनका, पोजल। दूसरी हुआ करती थी परती। तीसरी है आपके पास कौन सी? चचर, चारागाह वाली। और चौथी हुआ करती थी बंजर भूमि। ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल काल में जो भूमि थी उसको कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग? पोजल, परती, चचर और बंजर। फिर ये जितने भी 4 भाग थे इन सभी चारों भागों को आगे चलकर और 3 भागों में बांटा गया। इन सभी के 3 भाग कर दिए गए कि यदि कोई पोजल भूमि है यानी जिसमें अच्छी खेती होती है तो उसमें भी 3 कैटेगरी हो गई। कौन कौन सी? तो देखिए ए बी सी में इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। ए होगी आपकी उत्तम भूमि, उपजाऊ है तो उसमें उत्तम कौन सी है? फिर उपजाऊ की एक कैटेगरी होगी मध्यम उपजाऊ। फिर एक कैटेगरी उसमें होगी निम्न, की उपजाऊ तो है लेकिन निम्न स्तर की उपजाऊ है। इसी प्रकार से बंजर भी उत्तम बंजर, मध्यम बंजर और निम्न बंजर। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद अकबर जो है आईने, दहशाला और बंदोबस्त प्रणाली को लागू करता है। देखिए यहाँ पर वो फैक्ट भी आप रिपीट कर लीजिएगा। अकबर ने कौन कौन सी? एक तो बंदोबस्त प्रणाली, इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमने आपको अकबर वाले चैप्टर में भी बताई थी बंदोबस्त प्रणाली। और एक कौन सी थी? एक थी आपकी आईने दहशाला। कौन सी थी? आइन ए दहशाला प्रणाली। लागू की। किसके द्वारा लागू की गई? ये अकबर के द्वारा लागू की गई थी। फिर आगे चलकर औरंगजेब क्या लाता है? इजारेदारी व्यवस्था लाता है। तो देखिए वो भी आप याद रखिएगा। औरंगजेब क्या लाता है भू राजस्व में, और ये काफ़ी फेमस भी हुई थी। तो देखिए औरंगजेब कौन सी? इजारेदारी व्यवस्था लेकर के आता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको राजस्व व्यवस्था के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हमने बताए। सबसे पहली चीज़ कि राजस्व व्यवस्था में राजस्व का प्रमुख सोर्स क्या था? भू राजस्व था, जो कि आज तक रहा। फिर भूमि को जो है मुगल काल में 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पोजल, परती, चचर और बंजर। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन से भूमि के
भाग थे या कौन सा एक नहीं था। और इनको भी 3 सब पार्ट में बांटा गया, कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और निम्न भाग में। फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था के लिए बंदोबस्त प्रणाली और आईने दहशाला प्रणाली लागू की थी, और औरंगजेब ने इजारेदारी व्यवस्था लागू की थी, जो कि काफ़ी फेमस भी हुई थी। इसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा भी कर लेते हैं अच्छे से, तो देखिएगा, मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। कैसा अधिकारी था? सैन्य और प्रशासनिक, क्योंकि इसके पास पद भी होता था और सेना भी होती थी, हम बता चुके हैं। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नकद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। यही चीज़ हमने आपको ऊपर जो कथन दिया गया था, स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें बताई कि यदि किसी मनसबदार को तनख्वाह के तौर पर नगद के स्थान पर जागीर दी गई है तो वह क्या कहलाता था? वह जागीरदार कहलाता था। आगे देखिए, इन्हें न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। कब तक रहते थे? सेवा काल तक। यानी कि यदि आज आपको मनसबदार बनाया गया है तो जब आप रिटायर होंगे तब तक के लिए आपके पास वो अधिकार हैं, जैसे आज की नौकरी में होता है। उसके बाद वे अधिकार आपके पास नहीं रहेंगे, आप वहाँ के जागीरदार नहीं रहेंगे। आगे देखिए, इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11% संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। यानी कि जमींदार को क्या करना है कि वो वहाँ पर काफ़ी बड़ी भूमि का मालिक है, भूधारक है, उस पर किसान खेती कर रहे हैं, उनसे वो राजस्व वसूलता था। उस राजस्व को वसूल करके वो राज्य को दिया करता था, राज्य उसकी एवज में कुछ % उसको तनख्वाह के रूप में देता था। आगे देखिए, इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। यानी कि जमींदार जो है वो वंशानुगत होता था, और ऑब्वियस सी बात है कि यदि आपके पिताजी की ज़मीन है तो वो आगे आपको ही मिलेगी, आप जमींदार होंगे। तो इस प्रकार से ये वंशानुगत था। अब देखिए, आपको समझने में काफ़ी आसान भी हो रहा होगा। तथा इनके मुख्य उत्तरदायित्व तो राजस्व उगाही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त वे भी कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं राज्य को देते थे, जैसे खिदमत। अभी इसके बारे में आपको बता देंगे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही तत्वों से निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त ये आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए, वैसे तो ये कार्य किसका था? मनसबदार का। सेना रखना, राज्य की मदद करना, ये सभी काम किसके थे? मनसबदार के। पर चूंकि जमींदार भी बड़ा व्यक्ति है, उसके पास भी कई सारे लोग हैं, तो जब जरूरत पड़ती थी राज्य को तो वो भी अपनी सेना राज्य को प्रोवाइड किया करता था। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो प्रांतीय प्रशासन हुआ करता था उसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, प्रांतीय प्रशासन में आपको यहाँ पर याद रखना है कि गांव में जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, देखिए गांव के अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे, क्योंकि उनमें से एक का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो हम आपको बता देते हैं उनके बारे में। गांव के अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे मुगल काल में? तो देखिए, एक तो हुआ करते थे जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चौधरी, या फिर इन्हें खुत्त भी बोला जाता था, या मुकद्दम, क्या कहते हैं इन्हें, या फिर इन्हें मुकद्दम भी कहते हैं। और एक पद हुआ करता था पटवारी का, जो कि आज तक चलता है, और कई राज्यों की तो सबसे बड़ी भर्ती ही पटवारी की भर्ती है। तो देखिए, वो भर्ती है जो मुगल काल में चालू हुए थे पटवारी के एग्जाम, और आज तक हो रहे हैं। तो गांव के ये प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो देखिए, प्रांत में कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, तो देखिए यहाँ पर आपको वो भी बता देते हैं, इम्पोर्टेंट है चूँकि अब गांव के हमने बता ही दिए हैं। तो प्रांत लेवल पर कौन कौन से अधिकारी थे, तो देखिए सबसे पहले आया करता था सूबेदार। कौन हुआ करता था पहले नंबर पर?
सूबेदार हुआ करता था। ये क्या होता था? ये प्रशासनिक प्रमुख यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख हुआ करता था। चीफ सेक्रेटरी आज के समय का CS। तो देखिए इस प्रकार से याद रखिए, थोड़ा आज की चीज़ों से लिंक करके रखेंगे तो ज़्यादा इजीली याद होंगी। फिर दूसरा होता था दीवान। तो दीवान क्या करता था? फाइनेंस मिनिस्टर थे एक तरीके से दीवान। तो दीवान हुआ करता था आपका राजस्व प्रमुख। दीवान क्या हुआ करता था? दीवान राजस्व का प्रमुख हुआ करता था। फिर एक अधिकारी हुआ करता था मीर बख्शी। उसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं शुरुआत में ही। तो बख्शी जो है वो क्या था? वो आपका सैन्य प्रमुख हुआ करता था। इसके कार्य भी हमने आपको अच्छे से बताए हैं। और एक प्रांत में हेड हुआ करता था काजी। काजी क्या होते थे? ये न्यायाधीश हुआ करते थे। काजी क्या थे? योर ऑनर यानी कि न्यायाधीश हुआ करते थे। कौन? काजी। तो ये प्रांत के प्रमुख जो हैं आपके क्या हुआ करते थे? प्रांत के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। फिर इसी प्रकार से सरकार यानी कि आपके जिले के अधिकारी। तो देखिए सरकार ऑब्लिक जिला अधिकारी कौन कौन से हुआ करते थे, उनकी भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए इन्हें भी जानना। तो सबसे पहला इसमें आता था फौजदार। एक अधिकारी हुआ करता था जिले में या सरकार में, फौजदार। फौजदार क्या था? तो फौजदार जो है वो जिले की सेना का प्रमुख, यानी कि एक तरह से आप ऐसे मानिए आज के समय का SP हुआ करता था। फिर एक अधिकारी आपको जिले में देखने को मिलता था। कौन? एक अधिकारी होता था आमिल गुजार। कौन हुआ करता था? एक अधिकारी था आमिल गुजार। आमिल गुजार क्या हुआ करता था? ये राजस्व का हेड यानी कि आज के समय का DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर हुआ करता था। तो देखिए ये आपको हमने कुछ अधिकारी बताए हैं। देखिए का थोड़ी सी जगह कम पड़ गई क्योंकि यहाँ पर बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको प्रांत लेवल के अधिकारी बताए कौन कौन से। पहला सूबेदार जो कि प्रशासनिक व्यवस्था का हेड हुआ करता था जैसे चीफ सेक्रेटरी। फिर दूसरा दीवान राजस्व का प्रमुख। फिर बख्शी सैन्य प्रमुख। और फिर आपका काजी हुआ करते थे जो कि न्यायाधीश होते थे। फिर आपको हमने सरकार या जिला लेवल के अधिकारी बताए। तो एक देखिए जो डिस्ट्रिक्ट होती है, जिला होता है, उसमें दो ही तो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, SP और कलेक्टर। तो SP को फौजदार और कलेक्टर को आमिल गुजार कहा करते थे। फिर गांव में आपके चौधरी खुत्त मुकद्दम और पटवारी। तो चौधरी खुत्त मुकद्दम को मानिए VDO और दूसरा पटवारी। तो देखिए उस समय की भर्ती है, आज तक चलती आ रही है। फिर जो है सरकार के बाद आप परगना में आ जाएंगे यदि, तो परगना में आपको शिकदार मिला करते थे जो कानून व्यवस्था रखते थे। फिर आमिल गुजार जो हुआ करते थे वो SDM हुआ करते थे और कानून को जो है वो भू राजस्व का रिकॉर्ड जो है आपके परगना लेवल पर रखा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए अच्छे से जागीरदार और जमींदार में उस समय के अंतर स्पष्ट हुआ होगा। जागीरदार कौन होते थे? तो देखिए जागीरदार आपके मनसबदार ही हुआ करते थे, लेकिन वे मनसबदार हुआ करते थे जिन्हें वेतन के बदले में क्या मिलती थी? एक जागीर यानी एक भूभाग दिया जाता था, जिससे वो अपना खर्चा निकाला करते थे और उसी से कुछ राजस्व राज्य को भी पहुंचाया करते थे। फिर और ये वंशानुगत पोस्ट नहीं होती थी, हेरिडिटी की पोस्ट नहीं होती थी कि यदि आपके पिताजी जागीरदार हैं तो आप भी बने, ऐसा निश्चित नहीं था। लेकिन दूसरी ओर जमींदार हुआ करते थे जो कि बड़े भूभाग के मालिक हुआ करते थे। उनका मुख्य काम वहाँ से राजस्व वसूलना और राज्य को देना हुआ करता था, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में वो राज्य की मदद भी किया करते थे, सेना भी दिया करते थे। और ये जो पोस्ट थी जमींदार की वो वंशानुगत हुआ करती थी, जिसे हमने आपको समझाया कि जैसे आप जमींदार हैं या आपके पिताजी जमींदार हैं, उनकी ज़मीन है तो वो ज़मीन आगे जाके किसको मिलेगी? आपको ही मिलेगी। इसलिए ये पोस्ट कैसी हुआ करती थी? ये पोस्ट आपके वंशानुगत
हुआ करती थी। तो देखिए आज हमने काफ़ी प्रश्नों को किया है और जितने भी प्रश्न किए वे सभी आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर हमने आपको मनसबदारी व्यवस्था डिटेल में बताई है। इसके अलावा सूबे का प्रशासन, प्रांत का प्रशासन, गांव का प्रशासन, जागीरदार, जमींदार, इन सब में क्या अंतर है, सैन्य प्रशासन, ये सभी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अच्छे से आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे और मुगल काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे पूरा कर लेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को हम काफ़ी आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए इससे पहले का जो सेक्शन था बादशाहों वाला उसमें सिर्फ आपको फैक्ट्स याद करने थे, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स के साथ साथ आपको चीज़ों को समझना भी है, तो इसलिए इसे हम आराम से कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ।